अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट या एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट या एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट। अब ये जो एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन मीन्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट मीन ऐसी स्टेट एवोलेट होना कि मतलब एक मैन मेड ना हो, वो एवोलेट हुई हो, वो रिवोल्ड हुई हो। स्टेट जब रिवोल्ड हो, मैन मेड ना हो, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशन। अब ये स्टेट की एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे क्रिएट हुई, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में, ऑर्गेनिक वे में, ठीक है। मॉडर्न स्टेट तक कैसे पहुंची ये स्टेट, मॉडर्न स्टेट तक, आज की जो हमारी स्टेट है इस तक कैसे पहुंची, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस पे मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया। आप मुझे ये बताएं, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, सोशल कॉन्सेप्ट थ्योरी, उसका वो जो सारी थ्योरी पढ़ी थी, वो ऑर्गेनिक थी या फिर नहीं थी? नहीं, इट वॉज नॉट ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि जो स्टेट थी उसमें हमने पढ़ा था स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय मैन, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि स्टेट वॉज रिवोल्व्ड, नॉट मैन मेड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है। और अरिस्टोटल जो हमने पीछे स्टडी किया था, अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा ऑर्गेनिक था, ठीक है। अब वो कैसे ऑर्गेनिक था, वो अभी मैं आपको दो चार बातें बताती हूँ, उसमें फिर आपको समझ आएगा कि उसने जो डिस्कस किया था वो इससे लिंक होता है नहीं। क्योंकि अरिस्टोटल ने बोला था कि जो स्टेट है वो एक फैमिली से स्टार्ट होती है। उसने बोला था ना कि दुनिया में एक फैमिली आती है, उससे फिर वो जनरेशन बढ़ती जाती है तो एक स्टेट पूरी बनती है। अब वो कैसे लिंक होता है वो हम सॉरी यहाँ से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ना हम एक ना चेन बनाते हैं। सबसे पहले ना फैमिली, ठीक है। जो पहली स्टेट होगी, फर्स्ट स्टेट जो होगी उसको हम बोलेंगे फैमिली। अच्छा, जब दुनिया में कोई भी नहीं था, जब दुनिया स्टार्ट हुई तो फैमिली से स्टार्ट हुई। फैमिली का क्या मतलब है? हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके चिल्ड्रन, ये एक फैमिली है। इससे जो है ना वो क्रिएट हुई एक छोटी स्टेट। स्टेट फैमिली में कैसे, हर फैमिली में एक सोवरन होता है, ठीक है। हर फैमिली का एक मेंबर सोवरन होता है। ऐसा होता है ना, अगर आप नॉर्मली अपनी रूटीन में देख लें, रियल लाइफ में एग्जांपल देख लें, तो आपकी एक फैमिली, आपकी जो फैमिली होगी ना, उसमें कोई एक ऐसा बंदा होगा जो सोवरन होगा, जिसकी हर बात मानी जाएगी, जिसके हुक्म चलेगा, जिसकी बात को वैल्यू दी जाएगी। हर फैमिली में एक ना एक ऐसा मेंबर होता है, वो चाहे फादर हो या मदर होता है या किसी का बड़ा भाई होता है या किसी की बड़ी बहन होती है, जिसकी एक बंदा ऐसा होता है जिसकी बात मानी जाती है। तो जब पहली स्टेट बनी, उस मतलब वो फैमिली से स्टार्ट हुई। अभी दुनिया में कोई भी नहीं है, एक मर्द है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उसके बच्चे हैं, और उनमें जो सोवरन है ना वो कोई एक है। फादर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है, पहली स्टेट क्या है? फैमिली, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो अरिस्टोटल देता है। अरिस्टोटल ने भी यही बोला था कि लाइफ जब स्टार्ट होती है तो फैमिली, दो लोग होते हैं, दो से चार ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं, तो वो स्टेट बनती जाती है, स्टेट से सोसाइटी, सोसाइटी से इस तरह, ठीक है। उसने भी ये थोड़ा सा लिंक होता है उसका कॉन्सेप्ट इससे। अच्छा, अब द वेरी फर्स्ट फैमिली केम ऑन द प्लेनेट, प्लेनेट पे आई पहली जो फैमिली है, जो पहली होगी, कोई भी जो भी थी, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, ये फैमिली फर्दर कन्वर्ट होती है क्लेन में, कन्वर्ट होती है क्लेन में। अब ये क्लेन क्या है? यानी वो जो फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन थे, वो जब इंक्रीज होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है क्लेन में, मतलब बच्चों के बच्चे होते हैं, वो जो फादर और जो मदर थी, अब वो दादी और नानी या दादा और नाने की सूरत में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द फैमिली इंक्रीज एंड कन्वर्ट इनटू क्लेन, वो कन्वर्ट हो जाती है क्लेन में। क्लेन का क्या मतलब है? क्लेन मीन मल्टीपल फैमिली लिव इन अ सोसाइटी एंड दे ओबे अ सोवरन।
उनमें एक सोवरन होता है, ठीक है। जिस तरह फैमिली था, फैमिली में एक सोवरन था, वो माँ या कोई भी हो सकता है, हर एक जो स्टेज है उसमें सोवरन लाजमी होगा। अब क्लेन जो बना है, मल्टीपल जो फैमिलीज क्रिएट हुई हैं उन सब का एक सरबराह होता है, और उन सब का एक सरबराह वो कह रहे हैं क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो क्लेन था, उस क्लेन का देयर वाज अ हेड ऑफ क्लेन whose authority was unchallenged and this became a new form of state and expand state। अब ये जो क्लेन था, ये जो जिसमें ओनली फ्यू पीपल थे, वो जो है ना इंक्रीज हुए। उन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, एक और पॉपुलेशन में ये ग्रो हो जाएंगे क्लेन, तो ये एक्सपेंड करेंगे देयर फैमिली, और अल्टीमेटली दे एस्टेब्लिश द ट्राइब। वो एस्टेब्लिश करेंगे एक ट्राइब को। ये हम एवोल्यूशन देख रहे हैं कि स्टेट कैसे क्रिएट हुई है, ठीक है। फैमिली में भी एक सोवरन था, फिर जब क्लेन एक मल्टीपल फैमिलीज हुई, उनका भी एक सरबरा होता है, सोवरन था। फिर ये क्लेन, ये जो मल्टीपल फैमिलीज थी, ये पॉपुलेशन में जब क्रिएट हुई, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तो क्या बने, कबीले बनना स्टार्ट हो गए, ट्राइब बनना स्टार्ट हो गए। तो उनमें भी सरबरा क्रिएट होता गया, उनमें भी एक हर एक ट्राइब में क्या होता था, एक सोवरन होता था। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को किसमें, सोवरन में। ये अच्छा, ये जो मैं आपको पीरियड बता रही हूँ, जो ये पीरियड है, हाउ एवर दिस इज द पीरियड ऑफ अनरिकॉर्डेड टाइम। कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। ये जो हम पीरियड पढ़े हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें नहीं पता कि पहली फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्लेन कैसे क्रिएट हुआ है, ट्राइब कैसे क्रिएट हुए, वी डोंट नो। हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट ये जो है ना, क्या है, हाइपोथेसिस है। ये सारे वैसे ही, मतलब जाहिर बात है स्टार्ट यहाँ से ही होता है, तो ये क्या है, सारी अनरिकॉर्डेड बातें हैं, अनरिकॉर्डेड सारा ये पीरियड है। लेकिन इस पीरियड के बाद अब जो नेक्स्ट हम पीरियड पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। आफ्टर दिस ट्राइब्स, जो पॉपुलेशन है वो फिर ग्रो हुई, क्योंकि जब ये ग्रो हुए, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा क्रिएट हो गई, तो उससे ट्राइब से ये क्या बन गए, सिटी स्टेट, ठीक है। सिटी स्टेट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्राइब्स, मल्टीपल इसमें ट्राइब्स हुए जो कि एक सिटी में रह रहे थे। बहुत ज़्यादा कबीले क्रिएट हुए, वो एक ही सिटी में रह रहे थे, और उसी को ही पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया सोवेर्निटी में, ठीक है। हर जैसे कि हर एक स्टेज की सोवरन होती है, ठीक है। आप अपने घर में देख लें, वहाँ पे भी एक बड़ा ऐसा होगा जो लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो हर उसमें फेस में ऐसा एक बंदा है जो लीड करे, जो तो ये जो है ना अपग्रेड होता गया। मतलब इधर जो सोवरन था वहां से होके एस्टेब्लिश होके क्लेन में जो बना, वो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया होगा। मतलब सारे जो प्रिंसिपल्स सब कुछ होंगे वो न्यू न्यू क्रिएट होते गए। सिटी स्टेट में जो है ना वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गई। दैट्स वाई वी कॉल देम सिटी स्टेट। क्यों, द सिटी स्टेट ग्रो इन अ ग्रीस, ये जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिटी स्टेट है ये जो ग्रो हुआ ग्रीस में, ठीक है, अराउंड 1000 BC में, 1000 BC में ये रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक जो हमने फेस पढ़ा है ये रिकॉर्डेड नहीं है। जो ये वाला फेस हम पढ़ रहे हैं, सिटी स्टेट जब बने, ये ग्रीस में ये सिटी स्टेट ग्रो हो रही थी, तो अराउंड 1000 BC, तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यहाँ पे जो है ना सिटी स्टेट में सोवरेनिटी थी, ये जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे थे अंडर सोवरेनिटी हो रहे थे। और वहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सोवरेन पाथ विद गॉड, ये जो हमने पढ़े हैं कि गॉड के साथ कोई अपनी जो है ना सोवरेनिटी दिखा रहा था, कोई वैसे ही कहीं पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। मतलब यहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा, अब उसके बाद जो सिटी स्टेट है ये स्टार्टेड ट्रांसफरिंग इनटू एम्पायर्स, ये ट्रांसफर होने लग गई एम्पायर्स में, ठीक है। अब एम्पायर्स में क्या था, जो फर्स्ट एम्पायर था वो था रॉयल एम्पायर, फिर हमने अलेक्जेंडर पढ़ा है, फिर इस्लामिक एम्पायर्स आए, पर्शियन एम्पायर्स आए, यूरोपियन एम्पायर्स आए। इस्लाम से ये 200-300 साल पहले की बात है, ठीक है। तो जो एम्पायर्स थे, एम्पायर्स दे आर एक्सपेंडिंग देयर स्टेट्स, ठीक है। ये अपनी स्टेट को एक्सपेंड कर रहे थे, एक्सपेंड मतलब अपनी स्टेट को एक्सपेंड कर रहे थे। अच्छा, जो ये एम्पायर थे ना, इनमें ना ये अच्छा जो एम्पायर्स, ये जो लार्ज स्टेट थे ना, लार्ज स्टेट, दे हैविंग 3 मेन फीचर्स। अच्छा, इनके ना 3 मेन फीचर्स थे, 3 से वैसे ज़्यादा
भी हैं, ठीक है, मेन फीचर्स। पहला जो था, पहला फर्स्ट वन इज एम्पायर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज कंट्रीज, ठीक है, एंड देयर फॉर लार्ज पॉपुलेशन। जो एम्पायर्स थे उनकी कंट्रीज जो थी लार्ज थी, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी, मतलब पता नहीं था जो उनके अंडर आता था एरिया, वो उनको अपनी कंट्री मतलब कंसिडर कर लेते थे, मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन फैली हुई होती थी वो उनकी कंट्री बन जाती थी। सो दे कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज कंट्री, और पॉपुलेशन भी उनकी क्या थी, ज़्यादा थी, लार्ज कंट्री एंड पॉपुलेशन। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, ये जो अंपायर थे, द एम्पायर हैड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल उनका जो बॉर्डर था, या फिर आप कह सकते हैं चेंजिंग बॉर्डर। दे एक्सपेंड एंड श्रिंक फ्रीक्वेंटली, वो अपने, मैं अभी आपको बताती हूँ, जो उनका बॉर्डर था ना, ये उनको एक्सपेंड भी कर सकते थे और श्रिंक भी कर सकते थे। मतलब जो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, उन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी जो है ना वो स्टेट बनती थी, और वो उनका जो होता था ना, जो भी बॉर्डर होता था, ये लास्ट है ना, वो उसको एक्सपेंड भी कर सकते थे और श्रिंक भी कर सकते थे। कोई हदूद, कोई कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी, वो अपने बॉर्डर को एक्सपेंड और श्रिंक दोनों कर सकते थे। यानी नो डिफाइंड टेरिटरी, उनकी टेरिटरी, उनका जो हिस्सा था वो कोई डिफाइन नहीं हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक इसका हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक इसका, नो डिफाइंड टेरिटरी। इन शॉर्ट यही है, नो डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। जो थर्ड है उसमें है दे हैड सॉफ्ट बॉर्डर, ठीक है, मतलब उनके बॉर्डर की मूवमेंट भी हो सकती थी, कोई भी। सॉफ्ट बॉर्डर का क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट का बॉर्डर है ना, बॉर्डर के जो इस तरफ वाले लोग हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ बेचनी है, कुछ भी करना है, वो इजीली जा सकते थे, इधर इधर वाले इजीली इधर आ सकते थे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कुछ नहीं था। जो लोग थे वो अपनी मूवमेंट मतलब जा सकते थे इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी मतलब लार्ज लेवल पे कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बाय करना हो, तिजारत वगैरह, तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी। पीपल वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, अब फोर्थ वन क्या है, यानी इसका हम ये भी कह सकते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, गुड्स की भी फ्री मूवमेंट और पीपल की भी फ्री मूवमेंट। जो ज्यादातर अंपायर थे ना वो रिलीजियस थे, मोस्ट ऑफ अंपायर आर रिलीजियस, सारे नहीं, मतलब उनमें से ज्यादातर जो अंपायर थे वो रिलीजियस थे, इस्लामिक अंपायर थे। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट ऑफ देम वाज मोनार्की। अक्सर से ज़्यादा जो अंपायर थे उनमें मोनार्की थी। मोनार्की क्या होता है, हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बाप है ना, किसी का बाप सरदार है, तो वो अपनी जो है ना वो बेटे को देगा, बेटा उसके बाद उसका बादशाह बनेगा, तो उसका बेटा बादशाह, जब उसकी डेथ होगी तो उसका बेटा, मतलब ऐसे जो पावर है वो उसके बेटे को मिलेगी, जो और वो हैं जो हकदार हैं उनको नहीं, ठीक है। तो क्या है, पावर वॉज चूजन बाय फादर सन, बाप के बच्चे, फिर उसके बच्चे, उसके बच्चे, ये जो था उनका रूल था, ये मोस्ट ऑफ देम का, दैट वाज यूजुअली देयर प्रिंसिपल्स, ये उनके असूल थे, ठीक है। अब हमने क्या क्या बात किया है, सबसे पहले हमने मोनार्की की है बात, फिर एक्सपेंड एरियाज, वो एक्सपेंड भी कर सकते थे और कम भी कर सकते थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फ्लेक्सिबल बॉर्डर, ठीक है, मतलब कोई भी पासपोर्ट वगैरह नहीं। फिर हमने क्या किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स, बाउंड्री वॉज नॉट फिक्स, तो ये सारा था। और हमने जो वो पढ़ा था मैकेवेली वाला, मैकेवेली की थ्योरी में हमने ये बात की थी कि जो मैकेवेली ने कहा था स्टेट एक्सपेंड भी हो सकती है और एक्सपायर भी हो सकती है, ये वाली बात ये मैकेवेली ने भी बोली थी, बट ये वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एम्पायर के बाद नेक्स्ट जो स्टेट थी, स्टेट इवॉल्व फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट, यहाँ से वो इन्वॉल्व हुई फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट या फिर मॉडर्न स्टेट, या फिर मॉडर्न स्टेट। अब ये क्या है, जिस स्टेट में आज हम रह रहे हैं आज की दुनिया में, वो मॉडर्न स्टेट है। ये 14, अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे हिस्ट्री, 14 से 15 सेंचुरी
की बात कर रही हूँ, इटली में, ठीक है। इन इटली 14 और 15 सेंचुरी एम्पायर स्टेट ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न स्टेट। एम्पायर स्टेट जो है ना वो एकदम से नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस स्लोली हुआ, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करने लगे मॉडर्न स्टेट में या फिर नेशन स्टेट में। अब मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट से पहले एक और चीज़, उसी दौरान एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियर। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियर। अब ये क्या है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियर? ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं आपको बताती हूँ। 1648 में ये इवेंट हुआ। 1648 में 1648 में इसको हम पीस ऑफ वेस्ट एरिया भी कहते हैं। इस ट्रीटी के बाद जो पीरियड था उसका हम क्या कहते हैं? पीस ऑफ वेस्ट एरिया। अच्छा, अब इससे थोड़ा पीछे जाते हैं, ये ट्रीटी क्यों हुआ वो देखते हैं। इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1618 से 1648 के बीच ऑलमोस्ट 30 ईयर, इन 30 सालों में ना यूरोप में ना एक वॉर चल रही थी, डिफरेंट वॉर चल रही थी। हर कोई अपना राइट चाह रहा था, हर कोई क्लेम कर रहा था, हर किसी का अलग अलग राइट वो था, अपना हक मांग रहा, मतलब डिफाइंड राइट था हर किसी का अलग अलग। तो ये जो वॉर चल रही थी, वॉर, ठीक है, तो दिस वॉर कन्वर्ट इनटू एग्रीमेंट। ये वॉर एक एग्रीमेंट पे कन्वर्ट हुई जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ वॉर, कॉल्ड पीस ऑफ वॉर या पीस ऑफ वेस्ट एरिया या ट्रीटी ऑफ वेस्ट एरिया। पीस ऑफ वेस्ट एरिया या पीस ऑफ वेस्ट एरिया या ट्रीटी ऑफ वेस्ट एरिया, कुछ भी। अब इस ट्रीटी में था क्या? ये जो वेस्ट एरिया की ट्रीटी थी ना, इसमें डिसाइड हुआ था कि यूरोपियन में ये डिसाइड हुआ था कि दे विल फॉलो अ सर्टेन रूल इन देयर स्टेट। वो एक रूल्स फॉलो करेंगे अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट में। तो ये एग्री हुए थे, दे एग्री टू एस्टेब्लिश सम नॉर्म्स एंड सम प्रिंसिपल्स फॉर देयर स्टेट क्राफ्ट। ये सब जो एम्पायर्स थे, जो भी थे स्टेट के बड़े बादशाह जो भी होते थे, दे ऑल एग्री, वो एक पॉइंट पे एग्री हुए थे और उन्होंने ट्रीटी किया था कि ठीक है, हम एक प्रिंसिपल्स, एक नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं अपने स्टेट क्राफ्ट के लिए। उसके लिए सब ने एक एग्रीमेंट पे, मतलब एग्रीमेंट पे ओके किया था। अब उसमें सबसे पहला क्या था? पहला पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। अब इसका क्या मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड? इसमें नेशनहुड का कॉन्सेप्ट बताया गया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं, जिस जिस एरिया में रह रहे हैं, वो उनकी स्टेट है और वो एक नेशन के हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी। पहले तो क्या था? नॉट डिफाइंड बाउंड्री, नो कुछ, सेल्फ बॉर्डर, सब कुछ मतलब ऐसे था। लेकिन जो ट्रीटी हुआ ना, उसने कहा कि जो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ना, ये लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं ना, जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया है स्टेट के एंड में, मतलब उसके, और उस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, वो क्या है? वो एक नेशन है। अब उसके जो लोग हैं, चाहे वो जिस मजहब के हैं, चाहे वो उनका कुछ भी, चाहे वो किसी भी जात, कुछ भी, जो भी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो क्या है? एक नेशन है। उनका मजहब, उनका कल्चर, उनका सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो क्या है? एक नेशन है। वन स्टेट विल हैव वन नेशन। तो उनमें जो है ना ये बॉन्ड क्रिएट हुआ, पीपल वॉज डिवेलप एंड दैट बॉन्ड वर डिवेलप बाय द कॉमन टेरिटरी। यहाँ पे टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया, उनका एक कॉमन बॉन्ड डिवेलप हुआ और एक नेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसको हम नेशन स्टेट भी कहते हैं। तो ये इस नेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इससे हट के एक चीज़ बता रही हूँ, ये पेपर में नहीं लिखना, अभी जो बताने लगी हूँ वो हट के है। ये जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था कायदे आजम ने, कायदे आजम ने बोला था, जो इंडिया अभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था ना, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, तब उन्होंने कायदे ने बोला था कि आप, ये जो ट्रीटी है ये आपका ही है कि एक नेशन, फॉर एग्जांपल दो नेशन एक ही कंट्री में नहीं रह सकते।
तो हम अपने आप को एक अलग नेशन मानते हैं, तो इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ये तो आपका ही ट्रीटी था ना 1648 का। इफ वी हैव अ डिफरेंट नेशन देन वी हैव अ डिफरेंट राइट, हमारे राइट्स भी डिफरेंट है। सो ही क्लेम, कायदे आजम ने क्लेम किया मुस्लिम हैव वन नेशन। हम एक स्टेट नहीं है जो हम इंडिया के साथ रहे, हम एक अलग नेशन है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है। समझ आइए बात की, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेकुलरिज्म। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ना ट्रीटी का, उसमें है कि स्टेट शेल हैव सोवरेनिटी। स्टेट्स शेल हैव सोवरेनिटी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वो कहते हैं कि जो स्टेट है उन उसका सोवरन होना चाहिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो मुल्क के मामलात होंगे उसके लिए। मीन स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय सोवरन। सोवरन प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को, सोवरन प्रोटेक्ट द स्टेट। इट क्रिएटेड हार्ड बॉर्डर, वो क्रिएट करेगा हार्ड बॉर्डर। इस सब को लीड कौन करेगा? सोवरन। और कोई भी मूवमेंट होगी पीपल की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसके लिए टर्म्स, कंडीशंस, परमिशन ऑफ सोवरेनिटी होनी चाहिए। एक सोवरन की परमिशन होगी तभी कोई बॉर्डर क्रॉस होगा। ये जो पासपोर्ट, ये बाद में लेटर ऑन ये कॉन्सेप्ट आया पासपोर्ट का और ये सब, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी के बॉर्डर और ये इस ट्रीटी में आया था कॉन्सेप्ट, तब जाके मॉडर्न स्टेट क्रिएट हुई थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सोवरेन परमिशन देगा तभी बॉर्डर क्रॉस होगा। इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड बाउंड्री। इसमें क्या, जैसे पहले जो था क्या होता था, बॉर्डर एक्सपेंड भी हो सकता था, श्रिंक भी हो जाता था। यहाँ पे जो है ना बॉर्डर से सॉफ्ट बॉर्डर था, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। उसने इस चीज़ को भी मना कर दिया, स्टेट शेल हैव कि कोई भी अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएगा तो वो उसको परमिशन की नीड होगी, और बाउंड्री को भी फिक्स कर दिया। स्टेट वर नाउ नॉट अलाउड टू चेंज देयर बॉर्डर। बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर वर फिक्स्ड। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न स्टेट या फिर नेशन स्टेट। अच्छा, अगर कोई वायलेशन करेगा, कोई इन जो ट्रीटी का वायलेशन करेगा इनमें से, तो वो वायलेशन क्या करेगा? पूरे एक मुल्क की नहीं, मतलब ओवरऑल इंसानियत की। और ये इस ट्रीटी ऑफ वेस्ट को ये क्या करेगा? उसकी वायलेशन करेगा। ठीक है। तो आज के दौर में अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई ऐसा मुल्क है जो इन 3 स्टेप पे फॉलो ना करो, किसी एक स्टेप की वायलेशन कर रहा हो? अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब जैसे कश्मीर है, ये भी वायलेशन ऑफ स्टेट की वायलेशन ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है। जो कश्मीर है, इंडिया कहते हैं ये हमारा है, बट वो कश्मीर की आपने सहारा पढ़ा होगा, ठीक है। उसके ऊपर एक लंबी बहस है। वो भी वायलेशन कर रहे हैं। इसराइल, वो भी वायलेशन कर रहा है। रशिया पे वायलेशन हो रही है। तो ये जो है ना यूरोपियन ट्रीटी है, ये जो हमने ट्रीटी पढ़ी है, ये है तो यूरोपियन ट्रीटी, बट इट वाज फॉलोवर्ड बाय ऑल। हर कोई इस ट्रीटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ट्रीटी किसकी थी? यूरोपियन ट्रीटी। ठीक है, आज का बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।